3 हफ्ते करना क्या है, ठीक है। कुछ होते हैं स्मॉल फैक्ट और कुछ होते हैं मेजर इशू। जितने भी मेजर इशू हैं उसको डिटेल में करना है और स्मॉल फैक्ट्स को बस याद करके जाना है। G20 इस साल का ये क्या था, एक इशू था। इस 3 हफ्ते में आपको चीज़ों को ख़त्म करना है। अब थोड़ा सा सुन लो, बातों को समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ से कितने हफ्ते बच रहे हैं आपके पास, 3 हफ्ते। हाँ इतना ही बचा है। इसमें किसी को तकलीफ कि नहीं सर इससे ज़्यादा बचा, डराओ मत, इतना ही बचा है 3 हफ्ते, ठीक है ना। तो 3 वीक्स बचे हुए हैं और उसके बाद फिर 7 डेज जो है वो टेंशन के बचे हुए हैं। टेंशन, पैनिक, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और क्या क्या होता है और बहुत लोग बताते हैं ना क्या क्या, एंजाइटी, डिप्रेशन और हाँ उतना तक जा रहे हो। कौन है भाई जो उस लेवल तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो डिप्रेशन, इसके बाद और भी आएगा, सब बहुत सारा है, लिस्ट इज सो लॉन्ग। शादी हो जाएगी मेरी, वो वाले लास्ट में, ठीक है, कि इस बार नहीं हुआ तो शादी करा देंगे घर वाले, तो वहाँ तक लास्ट है, ठीक है। तो इतना सारा जो बर्डन है वो 7 दिनों में आपको लेना होगा। तो बेटर है कि जब वो टेंशन चालू होगा तो उसके पहले यहाँ पर ख़त्म करना है। इस 3 हफ्ते में आपको चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब ये तो फुल लेंथ है। नेक्स्ट वाला, तो उसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं, कुछ टारगेट किए होंगे ना आपने कि ये 4 या 5 सब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसको तो कंप्लीट कर लो। और उसके बाद वाला जो टेस्ट होगा, उसके बाद के जो नेक्स्ट 2 टेस्ट होंगे उसमें आपको पूरा पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस। और कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का कोशिश करना है 1 हफ्ते में। ऐसा मत करना कि 3rd टेस्ट में आप या 4th टेस्ट में आप क्या कर रहे हो कि मैं 2 पोर्शन पढ़ता हूँ बाकी एग्जाम के। आप कोशिश करने के 1 हफ्ते में मैं पूरे सिलेबस को रिवाइज करूँ। जब आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अल्टीमेटली एग्जाम से 7 दिन पहले आप कर लोगे उसको एक बार देखना, तो वो ट्राई करके रख लो पहले से कि मैं पूरे चीज़ के बार फ्लिप कर दूँ फटाफट। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या चलेगा, माइंड पे गैसिंग चलेगा, ठीक है ना। जब आप क्या करोगे 1 वीक में कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करोगे तो आपका माइंड गैस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं 1 हफ्ते में सब कुछ नहीं पढ़ सकता। पर वो डे 1 में आपको फिर भी बोलेगा कि अभी तो 6 दिन है, डे 2 में बोलेगा कि अभी तो 5 दिन है, डे 3 में बोलेगा 4 दिन है। पर जैसे ही डे 4th पहुँचोगे बोलेगा कोई दिन नहीं है, पढ़, ठीक है। यही होता है। तो वो 7th डे में नहीं हमको जाना है, 4th डे से जो आप पढ़ाई चालू करोगे तो देखना 4 और 5 में तो आप 5 सब्जेक्ट निपटाओगे। यही होता है लास्ट में कि साइंस का लाओ रिवीजन कर लेते हैं लास्ट नाइट, रात को 11 बजे 1 बजे रख दिए, होता है ना। वैसा 1 हफ्ता पढ़ना, उस पेस में पढ़ना। उस पेस में पढ़ोगे तो क्या होगा, 1 वीक अपना पूरा डेडिकेट करना कि जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, फुल लेंथ मतलब आपका मेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो वैसा 7 दिन वाला एक मॉड्यूल बनाना। उससे क्या होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको लग रहे इस साल है वो सब आप देख लोगे एक नज़र में। प्री का एग्ज़ाम है, नज़रों के सामने से चीज़ें गुजर जाएगी तो उसको पहचान लोगे, ठीक है ना। जो नज़र के सामने ही नहीं है उसको कहाँ से पहचानोगे, कितनी भी खूबसूरत हो, ठीक है। तो नज़रों से एक बार गुजरना ज़रूरी है। तो वो ये होगा कि उस 7 दिन का एक मॉड्यूल जरूर बनाना, चाहे वो आप अगले टेस्ट में बनाओ, इसके मतलब इस फुल लेंथ के बाद वाले में या उसके बाद वाले में, पर एक जरूर ऐसा रखना कि 7 दिन के अंदर मैं पूरा पढ़ूंगा। मेरे को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है मैं पढ़ूंगा, एक टाइम डेडिकेट कर लूँगा कि हाँ इसको मैं 3 दिन पढ़ूंगा, इसको मैं उसे 3 घंटे में पढ़ूंगा, इसको 2 घंटे में। जैसे कि आपने उठाया कल्चर, आपको पता है कल्चर पढ़ने में उतना समय नहीं लगना चाहिए, तो आपने बना ली कि कल्चर को मैं 3 साढ़े 3 घंटे ही दूंगा इस हफ्ते। तो आप प्लान कर लो कि उसको लास्ट दिन देना है, पहले दिन देना है, ठीक है ना। पॉलिटी को आपने बना लिया कि मैं 6 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अब 6 घंटे में पॉलिटी को फ्लिप कर रहे हो आप, मोर ऑफ फ्लिपिंग करना है ना, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। फ्लिप करना है और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको उठा कर वहाँ पर फिलअप करते चलना है। इस समय जब आप मेहनत करोगे तो कोई इस वाले में तो ऐसे मेहनत करना। और जो इसका एक पहले वाला जो टेस्ट होगा, यहाँ पर पूरा फैक्ट रिविजन रखो। फैक्ट रिविजन मतलब जैसे ज्योग्राफी में आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो कि मॉनसून कैसे बन रहा है, ये सब नहीं। आप एक शीट ले लो, या आपके पास होगा ऑलरेडी, आपने बना लिया होगा, तो ऐसा शीट ले लिया ना। शीट लेने के बाद आप रखे एग्रीकल्चर, कृषि में गए तो वहाँ से 3 से 4 टॉपिक बनते हैं। एक बन रहा है आपका इरिगेशन, सपोज कर लेते हैं, एक बनेगा क्रॉप, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए टॉप और बॉटम, वो आपने फटाफट यहाँ पर मेंशन कर दिया। और वो फैक्ट को आपने, उसी की जैसे आप क्या कर रहे हो, सपोज करो इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, अब आपको पढ़ना है न्यूक्लियर एनर्जी, सपोज करते हैं। तो आप क्या करें, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा कहाँ है, अभी तो इतना तो पता ही होगा इतने समय के बाद, ठीक है ना। कुडानकुलम कहाँ पर है, नारोरा कहाँ पर है, जैतपुर कहाँ पर है, ये कैगा कहाँ पर है, रावाभाटा कहाँ पर है, ठीक है ना। चुटका कहाँ पे है, ये देखिए फंसे, ठीक है।
हरियाणा में कि एमपी में है चुटका? एमपी में है, ठीक है ना। फतेहाबाद ये हरियाणा में है। तो ये तो आपको पता है। अब आप क्या करोगे, इसी समय जाकर ये देखोगे कि किसके सबसे अधिक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इन सब में, अभी इंस्टॉल कैपेसिटी किसका है। हो सकता है इंस्टॉल कैपेसिटी आपको आ जाए, अरेंज करके दिखाओ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर, अब ये साल भर याद करने की चीज़ नहीं है, इसको पेपर की एक रात बस पहले देख के जाने की चीज़ है। साल भर आपको ये डेटा याद नहीं रहना चाहिए, पर पेपर से एक रात पहले डेटा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ आ रहे हैं? तो आप क्या करोगे, बस ये देख लोगे कि हाँ टॉप 4 कौन है, उसको अपने ऐसे सीक्वेंस में लिख लिए, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप किस में चलेगा, सोलर एनर्जी, वहाँ देख लिए कि टोटल कैपेसिटी कितनी है इंडिया में इंस्टॉल्ड, रैंक क्या है वर्ल्ड में, और हमारे 4-5 स्टेट क्या है। अब सोलर एनर्जी पढ़ने मत जाना कि सूर्य ऊर्जा होती है, उसमें फोटोवोल्टाइक सेल लगाते हैं, ये सब पता है आपको। अब जाके नहीं पढ़ना कि कैसे सनलाइट बनता है, कि आप अगर यहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को नेशनल सोलर मिशन के बारे में जानकारी नहीं है, फिर गलत है। वो तो पता होना चाहिए कि कितना हमने टारगेट रखा है, ठीक है ना, कि अब जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके हम हिस्से हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, उसका लास्ट मेंबर कौन बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये सब पता है। तो वो नहीं पढ़ना है फिर से, वो तो आपको पता है। आपको क्या पढ़ना है कि ये कि टॉप में कौन सा स्टेट है, सेकंड नंबर में कौन सा, थर्ड में हमारी टोटल सोलर कैपेसिटी कितनी है, बस। वैसे ही विंड एनर्जी का कर लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये उस शीट में 1 या 1.5 पेज में लिखा रहेगा आपके पास, और उसको आप स्टेपल करके रख लो। जब आप पहुंचोगे कब, जब 11 तारीख आपका एग्जाम है ना, उसके पहले 10 या 9 तारीख को आप केवल इस शीट को लेकर से पलटाओगे। उससे क्या होगा, वो फैक्ट उस जगह पे बैठा रहेगा दिमाग में कि वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो फैक्ट आएगा क्वेश्चन के पिछले बार आया विंड एनर्जी पे क्वेश्चन, अब उसमें से केवल यही पहचानना था ना कि 200 गीगावाट है कि नहीं, उससे वो क्वेश्चन बन जाता। तो वो फैक्ट आपके इस शीट में लिखा रहेगा जिसको आप अंतिम समय में देखोगे लास्ट में, और देखना इससे आपका पूरे क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो अभी तक बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ। अब अपना अगला टेस्ट दो पहले फुल लेंथ, फिर उसके बाद वाले फुल लेंथ में क्या करना है, आपको ये फैक्ट शीट बना लेना है। आपने जितना पढ़ा, अब आपको जो लग रहा है कि ये डेटा मैं भूल सकता हूँ या ये कंटेंट मेरे दिमाग से लैप्स हो जाएगा, उस पॉइंट को आप वहाँ पर एक शीट में लिख के रख लो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, नॉलेज बेस आपका क्लियर है। सपोज करो आपने पॉलिटी रखा, अब पॉलिटी में आपको ये पता है कि सारी पॉलिटी का क्वेश्चन मैं बना लूँगा, पर क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है कि स्टेट वाइज आप अरेंज करो कि किस स्टेट में अधिक लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें कहाँ पर कम है, ये भूल जाओगे, कितना ही पढ़ के जाओ भूल जाओगे, ठीक है। तो उसको आपने लिख दिया, कम से कम टॉप 3 को लिख दिया और बॉटम को लिख दिया एक जगह पे। रिजर्वेशन का भी सेम चीज़ लिख दिया कि SC रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ST कहाँ पर है, ये एक बन गया आपका शीट। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को बना लेना, क्लियर है। जैसे कमेटी है, पंचायती राज की कमेटी है, अब वो तो आपको बन जाता है बलवंत राय मेहता वगैरह, पर बुक में एक और दिया हुआ है टास्क फोर्स के ऊपर जो कमेटी बनाई गई, उसका नाम एक जगह पे लिख लिए या देख लिए, या तो फिर आप लक्ष्मीकांत की बुक को यूज़ करेंगे कि जितना टेबल उस टेबल को पढ़ेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, बुक के केवल टेबल को पढ़ के कमांड बनाएंगे। जैसे कि आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में सब जान रहे हैं, पर सबका पहला हेड याद करना है, प्रेजेंट कौन है और पहला कौन था, और वुमेन अगर बनी तो कब बनी, ये 3 चीज़ तो जानना पड़ेगा। तो वो आपने लिस्ट डाउन करके रखा है, तो इसके ऊपर काम कर लेना। ये जो पोर्शन होगा ना, ये जो आप इस पे काम करोगे अब, ठीक है, ये आपका कम से कम 30 क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। CGPSC का जो नेचर है पेपर का, उसमें 30 क्वेश्चन में ये चीज़ आपको हेल्प कर रहा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ऐसा नहीं कि इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, इसमें भी अगर आप जाओगे तो अभी हम पूछूंगा कि सबसे अधिक ST रिजर्वेशन सीट MP में है, सेकंड नंबर में कौन सा स्टेट आएगा, नहीं पता है, तब तो करना पड़ेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ करो। महाराष्ट्र की उड़ीसा, महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। अब वो वहाँ पर अगर अरेंज करने दे देगा, फिर आप ST के पॉपुलेशन के हिसाब से काउंट करके आओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो टॉप 3 टॉप 2 को अरेंज कर लेना एक बार। समझ आ रहा है, मतलब वो टेबल को खाली अरेंज कर लेना। तो ये वाला जो अगर काम आप कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका चीज़ें आसान हो जाएंगी। मोस्टली PSC 1 भी पूछेगा, इंडिया में वो जाकर उतना डीप फैक्ट नहीं पूछता, इंडिया में तो वो एकदम ऊपर का फैक्ट पूछता है। जैसे सपोज करो आपने पढ़ लिया पूरे रिफाइनरीज कौन कौन से हैं, पर वो लेंथ पूछ दिया, सबसे लंबा रिफाइनरी कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो आप पढ़ के तो गए, आपको पता है हजारीबाग कौन सा है, बरौनी कौन सा है, दिग्बोई क्या है, नाहर काटिया क्या है, बोंगई गाँव क्या है, सब पता है आपको, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपको लेंथ नहीं पता था। तो आप वो टॉपिक तो विजिट किया, पर उस टॉपिक का वो फैक्ट लेकर नहीं आ पाए उस दिन जिस दिन उसने उस फैक्ट को पूछा। समझ आ रहा है?
भले कि वो आपके नोट्स में लिखा रहेगा, वो आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उस फैक्ट को क्या नहीं किए रहे थे, ग्रैब नहीं किए थे। तो वैसे फैक्ट्स को लास्ट में एक शीट बना लो। अब जब सेकंड राउंड के बाद, सेकंड टेस्ट के बाद जब थर्ड के लिए पढ़ोगे तो ऐसे सारे फैक्ट का एक शीट बना लेना, एक छोटी डायरी ले लेना या लंबा पेज लेकर वो फैक्ट शीट रख लेना, ठीक है। फिर थर्ड में उस फैक्ट शीट को पूरा रिवाइज करना है और कॉपी को पलटाना है बस, और पलटा के आगे टेस्ट देना, ठीक है। और देखना उससे एग्जाम निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। और ये फैक्ट शीट किसके लिए प्रिपेयर करना है? इंडियन जीएस के लिए, सीजीजीएस के लिए नहीं। सीजी तो पूरी फैक्ट है, हरिराम लिख दोगे आप लोग एक नया पब्लिकेशन आ जाएगा अगले दिन, ठीक है ना। इतना सारा पब्लिकेशन आ जाएगा, बच्चे कन्फ्यूज, बाहर वाले कन्फ्यूज जाएंगे ना, तो उसको नहीं करना। उसकी तो बुक ही आप जो पढ़ रहे हो, मेरे को पता है क्या पढ़ रहे हो, तो उसमें फैक्ट वैसी है, तो आपको वो फैक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में नहीं, इंडिया का कर लेना, खासकर पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में भी किसका करना है ये भी बता देता हूँ। ज्योग्राफी में केवल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल, ठीक है, और एनर्जी, ये 4 टॉपिक का करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बाकी आपका नॉर्मल नोट्स होगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल और एनर्जी, ये 4 टॉपिक का आपको किसमें करना है? ज्योग्राफी में। क्लियर है? इसको छोड़ किसी में नहीं करना है। बाकी सारे चैप्टर को नॉर्मल जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ो। उसके बाद पॉलिटी में आओगे। पॉलिटी में टेबल आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका फर्स्ट और लास्ट तो पता ही होना चाहिए, प्रेजेंट हेड और फर्स्ट हेड कौन है ये पता होना चाहिए, तो उसके नाम आपको मेंशन करना है, प्रेजेंट और अभी का जो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। बाकी मोरलेस आपके नोट्स में जो भी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ना है तो उसके टेबल पढ़ लेना। जो नोट्स पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली वो लोग जो मेरे से पढ़े हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स में सब चीज़ है, वो टेबल है पूरा, आप टेंशन मत लो, अपने नोट्स पढ़ो, अपने नोट्स पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब उस टेबल को तैयार कर लीजिए और ये दोनों सब्जेक्ट का कर लेना अच्छे से। हिस्ट्री का मत बनानी चल देना फैक्ट, है ना, पागल हो जाओगे हिस्ट्री का करोगे तो। हिस्ट्री एकदम फ्रेश अब भी पढ़े हो वो हो जाएगा, ठीक है ना, कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस दिन हुआ अब ये पता होना चाहिए। उसका बनाने बैठोगे तो हिस्ट्री भी पूरा 1 महीना ले लेगा, ठीक है। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट कर लेना, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में अक्सर वो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसका एक ही कारण हो सकता है, वो फैक्ट आपके पास नहीं है। नहीं तो 100% क्वेश्चन ये दोनों सब्जेक्ट सॉल्व हो जाता है। ये दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होता? केवल वो फैक्ट नहीं पता होता है। तो कॉन्सेप्चुअल आपका अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी है, ज्योग्राफी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। अब क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर वो पूछ दिया कि सपोज करो फाइनेंस कमीशन के 3 स्टेटमेंट दिए, एक में दे दिया कि 14वें फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था, नहीं पता, बात खत्म। अल्टीमेटली आप वो 2 स्टेटमेंट को सॉल्व कर जा रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन को एक टर्म ऑफ रेफरेंस प्रेसिडेंट देता है, इसको कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट करता है, ये सब पता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद है। एक चीज़ नहीं पता था कि 14वें का हेड कौन था, और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। समझ आ रहा है? तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए केवल ना, एक पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए, बाकी सब्जेक्ट जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ सकते हो, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे भी इकोलॉजी के एक जगह पे लिखवा दिया आपको किसने क्या दिया है, तो वैसा आपका एक छोटा सा वो होना चाहिए आपके पास कि हाँ इसने ये बोला है, इसने ये बोला है, वो पता हो। इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो ये चीज़ को आप अप्लाई कर लेना अपने सेकंड वाले में नहीं, अभी जो पढ़ रहे हो अगले फुल लेंथ के लिए पूरा पढ़ के आइए, थर्ड फुल लेंथ में ही अप्लाई करना, ठीक है। स्पेसिफिकली ये 2 सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट को अपना रेगुलर पढ़ के आइए, ओके। तो इसके बाद अब 3 वीक्स मॉड्यूल, 3 हफ्ते करना क्या है, ठीक है। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सीसेट पढ़ लिया होगा, जितना सीसेट पढ़ना है आपने पढ़ लिया होगा। अब ये नहीं कि अभी तो चालू करेंगे, है ना, अभी तो उद्घाटन होगा, भूमि पूजन नहीं हुआ है, ये गलत बात है। अब यहाँ सीसेट उद्घाटन नहीं हो सकता, अब तक तो हो जाना चाहिए था। अब जो नहीं किए हैं और अभी भी उनका सीसेट वीक है। अब सीसेट का मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, अगर आपने लैंग्वेज भी पढ़ लिया एक बार अच्छे से तो आपका सीसेट तैयार है ना, एक अच्छा खासा सीसेट आपने तैयार कर लिया जिससे आप पास हो सकते हो। इसका मतलब ये भी है, अब अगर आपको रीजनिंग के आते हैं लगभग 15% क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन, तो अपनी तैयारी है अच्छी खासी। तो ये चीज़ हो गई। तो अब डेली बेसिस में तो पहले याद रखो, जिसका सीसेट वीक है या स्ट्रांग है जो भी है, सेकेंड फुल लेंथ के बाद से डेली सीसेट कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेना, क्योंकि 30 के बाद फिर पैनिक करोगे, तब तो फिर एकदम मन नहीं करेगा सीसेट पढ़ने का, वहाँ बहुत पैनिक कर जाओगे। तो एटलीस्ट अभी 15-20 दिन पढ़ के रखोगे तो कुछ सीसेट का पोर्शन आपका ठीक रहेगा। जिनका बहुत स्ट्रांग है सीसेट, जिनको लग रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं करेगा सीसेट, वो छोड़ सकता है, ठीक है, नहीं तो बाकी लोग कर लेना सीसेट। इसके बाद आपका करंट अफेयर, इसको भी आप अपना डेली हैबिट बनाओ, इसको भी आपको अपने डेली हैबिट में लाना है, ठीक है। डेली हैबिट में उसको भी 1 घंटे मिनिमम रखो, 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे भी कर सकते हो। क्यों करना है? क्योंकि देखो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, समझ रहा, 20% ऑफ द पेपर इज करंट अफेयर। ये तो आ ही रहा है पीसीपीएससी में 2-3 सालों से, कम भी करेगा 15 क्वेश्चन देगा, 15% ऑफ क्वेश्चन इज करंट अफेयर, तो एक वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट से बड़ा पोर्शन है वो। और 2 बुकलेट आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा तो पढ़ भी नहीं रहे हो, तो उसको अच्छे से कवर कर लो।
तो करंट अफेयर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रखना है कि उसको मेरे को पढ़ना है डेली सबसे पहले। ठीक है, अब करंट अफेयर में भी आप ये देखना है कि मेजर इश्यूज क्या क्या थे इस साल के। ठीक है, कुछ होते हैं स्मॉल फैक्ट और कुछ होते हैं मेजर इशू। जितने भी मेजर इशू हैं उसको डिटेल में करना है और स्मॉल फैक्ट्स को बस याद करके जाना है। तो मेजर इशू जैसे कि इसरो के जितने भी थे मेजर इशू था, चंद्रयान, आदित्य L1, एक्सपोसैट, ये मेजर इशू थे इस साल के। मेजर इशू क्या था? इजराइल फलस्तीन के, जो इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ वो एक बहुत बड़ा इशू था इस साल का, तो उसको अच्छे से करके जाना है। उसके लिए आपको रेड सी देखना है, इजराइल देखना है, उसके पूरे बॉर्डर देखने हैं। ठीक है, फलस्तीन का इशू क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन उठ कर आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है ना। जो उसके बाद G20 इस साल का ये क्या था? एक इशू था। 5 राज्यों में चुनाव, इलेक्शन, इस साल जो इलेक्शन हो रहा है वो एक इशू है ना, क्योंकि बहुत जगह पे हुआ। अभी क्या होना चाहिए? लोकसभा इलेक्शन भी होने वाला है, तो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें बन रही हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार बनी, ये बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ा बात तो हमारे लिए वही है कि न्यू गवर्नमेंट बनी छत्तीसगढ़ की। तो ये तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे, ठीक है ना, जो एक्चुअल में न्यूज़ में, जैसे कि वो था आपका टनल, 1 महीने तक टनल से लोगों को निकाल रहे थे, 41 वर्कर को, 41 वर्कर को। यही पूछ देगा कितने वर्कर फंसे थे, क्या कर लोगे? अब मना नहीं कर पाओगे ना कि यार क्यों पूछ दिया यार, उस दिन तो याद था। ऐसा लगता है ना, अरे यार इसको क्यों पूछा यार, ये तो मेरे को उस दिन पता था, आज नहीं पता है। ये फील होता है ना पेपर में, ये इसीलिए फील होता है क्योंकि हम उस मेजर इशू को फॉलो अप में तो रखते हैं, पर हम उस मेजर इशू को कभी फैक्ट याद करने की कोशिश नहीं करते। समझ आ रहा है? कोविड में कितना बूंद गया, सबको लग रहा है मैं तो लगवाया हूँ, ठीक है, चिढ़ाने के लिए बनाया है पेपर। वो क्वेश्चन में उसको चिढ़ाने के लिए बना के दिया है, किसी से नहीं बन रहा है वो कितना बूंद लगवा के है कोविड टीका, पर वो कितना बड़ा इशू था। तो वही पर जो एकदम मेजर इशू है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एकदम बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, और जो छोटे इशू है वो बात अलग है कि उसको आप 1-1, 2-2 फैक्ट के रूप में आप पढ़ लिए। जैसे कि प्राइस को, अवार्ड ऑनर है, पढ़ लो, ठीक है, कि ये आपको पता है कि साहित्य से संबंधित एक अवार्ड को पूछ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो जितने भी लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स हैं देख लो। स्पोर्ट्स का एक अवार्ड पूछते हैं, स्पोर्ट्स का अवार्ड कर लो अच्छे से, ये दोनों को तो अच्छे से कर ही लो। 2 क्वेश्चन तो यही आते हैं, फिर एक डिफेंस से क्वेश्चन से, डिफेंस बोलो आपका, एक स्पेस से आ जाता है क्वेश्चन, एक इंटरनेशनल आ जाता है। तो ये जो पोर्शन है प्रोपोर्शनेट, इनको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो आपका क्या काम होगा? मेजर इश्यूज को अच्छे से कवर करना है, और फिर फैक्ट जो है उसमें जितना फैक्ट आप प्रोसेस कर पाओ उतना कर लेना। कैसे फिल्टर करेंगे? मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, वो सबसे बड़ा इवेंट है। नेशनल गेम्स हो गए, मेजर ये खेल रत्न अवार्ड जो मिल गया, ठीक है ना, तो खेल रत्न अवार्ड को अच्छे से कर लो, नेशनल इवेंट को कर लीजिए। एशियन गेम्स हुआ इस साल, वो कर लो, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लोग को तो पढ़ना ही पड़ता है, वो तो कितने ही रहते हैं, 8-10 तो रहते ही हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी तो पढ़ नहीं है। अब इस साल राज्य अलंकरण नहीं मिला है, नहीं तो वो एक इवेंट हमेशा रहता था, अब नहीं मिला तो इस साल उसकी जगह कुछ नया क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पर इस साल राज्य अलंकरण में क्या पढ़ के जाना? फर्स्ट वाले, पहले वाले, और कौन सा मंत्रालय कौन सा राज्य अलंकरण देता है ये जरूर पढ़ के जाना इस साल, क्योंकि इस साल रेसिपिएंट कोई नहीं है, तो रेसिपिएंट नहीं पूछेगा, क्या पूछ देगा? राज्य अलंकरण, और लिखेगा किस मंत्रालय के द्वारा या किस डिपार्टमेंट के द्वारा मिलता है, विभाग। तो राज्य अलंकरण, उससे संबंधित विभाग, और जो पहला रेसिपिएंट था सबसे पहला, उन तीनों को ध्यान रखना। ठीक है ना, वही क्वेश्चन पूछते हैं जब जिस साल आपके ये राज्य अलंकरण नहीं होता, यही क्वेश्चन बनता है कि किस विभाग के द्वारा दिया गया या पहला वाला कौन था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा राज्य अलंकरण को ऐसा नहीं कि छोड़ दिए कि इस साल नहीं है करंट अफेयर में, आप जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर के, इशू बेस्ड करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको लूँगा मैं भी क्लास कुछ दिन में, इंडियन करंट अफेयर का पूरा। तो अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, क्लास को अपने से पढ़ना तो अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका CGGS, थर्ड प्रोपोर्शनेट आपका क्या होगा? CGGS आप पढ़ोगे। गिव अराउंड 5 आवर्स ऑन डेली बेसिस टू CGGS, लगभग 5 घंटे दीजिए, मेरी बात को मानो। ठीक है, क्योंकि CGGS आसान है पढ़ने में, चीज़ें जल्दी आपको प्रोसेस होती हैं। ठीक है ना, इंडियन GS में एक सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, तो CGGS आप जल्दी कवर कर लो। अभी कोशिश ये करो कि आज कितना तारीख है? 10 तारीख है, 20 तक एक बार हो जाए और 30 तक 2 बार हो जाए, कम से कम 2 राउंड या 3 राउंड कर डालो, पूरे चीज़ को एक बार अपनी नज़रों के सामने से गुजार दो। क्लियर है ना? हर चीज़ तो याद नहीं रहेगा, आप पूरा नज़र से भी गुजार दोगे तो भी 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे आप 5 बार पढ़ के चले जाओ, वो एक आध फैक्ट तो भूलोगे ही भूलोगे। तो उसके लिए रेडी रहना, लेकिन 5-6 बार उसको पढ़ डालो। CGGS जितना अच्छे से पढ़ लोगे, ये पोर्शन आपका कवर रहेगा, तो आप बहुत अच्छे हेल्दी कंपटीशन में आके बैठ जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर इंडियन GS, अब इसके लिए टाइम थोड़ा कम रख सकते हो, 4 घंटे या 4.5 घंटे जो भी है,
ठीक है ना। या तो 4 to 5 आवर्स इसको भी पढ़ना है, पर CGGS को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और रिमेनिंग पीरियड में भी आपको क्या पढ़ना है, तो आप दिन में पहले ये तीनों को प्लान करो और फिर लास्ट में एक इंडियन GS को प्लान करो। पहले ही जाके इंडियन GS पढ़ने मत बैठ जाना, दिन ही खत्म। जब इसको पढ़ोगे तो प्लीज़ सेट अलार्म, इधर अलार्म लगा लेना है, ठीक है ना। बिना अलार्म के काम नहीं चलेगा। 5 घंटे मतलब बज गया अलार्म, बंद कर दो, शहीद रख दो, वीर नारायण कल पढ़ेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर आप बोलने ही वाले थे वीर नारायण और उसके पहले अलार्म बज गया तो बंद कर देना है। आज शहीद, कल कराऊंगा मैं उसको वीर नारायण, ठीक है ना। ये मत कर देना कि नहीं वीर नारायण पढ़ लेता हूँ, क्या ही जा रहा है थोड़ा सा और, नहीं, बंद कर दो। मेरा 5 घंटे का टारगेट था, दैट्स इट, खत्म। आपको अपने टाइम पे उसको रखना पड़ेगा। ऐसे जब ऐसे 5-5 घंटे ऐसे छोटे छोटे शेड्यूल बना के पढ़ोगे ना, तो क्या होगा, मैक्सिमम पोर्शन कवर कर पाओगे और जल्दी करोगे। समझ आ रहा है। अब वो समय नहीं है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग है आपको सब्जेक्ट की। आपको क्या करना है, खाली रिवीजन करना है ना। तो रिवीजन टाइम लिमिट में किया जाता है कि आपने टाइम लिमिट लगाया आधे घंटे का, आधे घंटे में 2 टॉपिक पढ़ना है, फटाफट आपने देखा उसी आधे घंटे में, जैसा आधे घंटे फिनिश हुआ नेक्स्ट में आएंगे। अब ऐसा नहीं कि 15-15 मिनट का अलार्म लगा रहे हैं हर बार, तो 1 मिनट अलार्म लगाने में वेस्ट कर रहे हैं। ये काम मत कर देना, कई लोग वो करने लगेंगे, ठीक है ना, वो मत करना। बट हाँ, एक अलार्म लगा के चलना, या तो अपना मेंटल अलार्म रखना कि मैं इतने घंटे के बाद उसको छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि दोपहर तक पढ़ लेता हूँ, खाना खाने उठूंगा तो छत्तीसगढ़ बंद करूँगा, और खाना खाने 1 बजे के जगह 4 बजे उठे क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ ही रहे थे। वो भी एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी होगा। हर दिन मॉर्निंग से लेकर 11 या 12 बजे तक लगेगा, दिन बहुत लंबा है, पढ़ लूँगा मैं, सफिशिएंट कवर कर लूँगा। जैसे खाना खाओगे फिर क्या होता है 4-5 बजे तक कि अब शायद दिन छोटा हो रहा है, आज का तो टारगेट रह गया। और जैसे रात होता है फिर लगता है कि अब आज रात भर जगना पड़ेगा या तो कल सुबह उठना है, ठीक है ना। तो एक ही टाइम पे आप फ्री माइंड से पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पूरे अपने इसमें एक टाइम पे फ्री माइंड से पढ़ता है, वो होता है अर्ली मॉर्निंग से लेकर फर्स्ट हाफ। जैसे आपने खाना खाया उसके बाद रात तक केवल इसमें दुविधा में गुजर जाता है कि आज पूरा होगा कि नहीं होगा। ये सच्चाई है ना। ये आप लोग इसी से गुजर रहे होंगे, अभी सभी इसी से गुजर रहे हैं कि मॉर्निंग अच्छा स्टार्ट होता है, खूब पढ़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद ये फिर जाता है। तो ये पता है ना वहाँ क्या तकलीफ चल रही होगी। इसको आके मैं आपको बोलूँगा तेरे को कहीं तकलीफ चल रही है, नहीं, ये पता है यहाँ से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबके लिए कॉमन है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, मैं बात करूँ किसी से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सबके साथ है, यही स्टूडेंट लाइफ है। और यही क्या है, एक एस्पिरेंट है जो कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है, ये उसकी लाइफ है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप जो शुरू के 5 घंटे पढ़ रहे हो, आपके माइंड का फ्रेशनेस खत्म हो जा रहा है। थकोगे कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि थकोगे नहीं, 24 आवर्स पढ़ा लोगे ऐसा या पढ़ लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे आप थकोगे आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। समझ आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो कर रहे हो, इंडियन GS मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसको अगर हल्का सा बाद में भी पढ़ोगे, अगर आपने समझा है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। CGGS पूरा फैक्ट है, बाद में पढ़ोगे आपको लगेगा आसान पढ़ लूँगी, लेकिन वो याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे उसको हर दिन अगले सुबह। आज रात को याद करके बैठोगे, अगले दिन भूल जाओगे। इंडियन GS को एक बार पढ़ोगे कम से कम 1 महीने तक रहता है, ये सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। या आपने CGGS को कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, ठीक है ना। तो इसको पहले यह प्लान करना है। तो आप क्या करना है कि आपको देखो इसी चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी आपका एक टाइम आ गया, उसको बोलते हैं मील ब्रेक। खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो अगर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो। फर्स्ट थिंग करना है, खाने को छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ाओ, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। मतलब आप जो 12 बजे थक रहे हो, आप 3 बजे या 4 बजे थकोगे। ब्रेकफास्ट अब उठते पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद एक लाइट मील लो, पूरा पेट भर के नहीं, फिर 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर 3-4 घंटे के बाद एक मील लो, ठीक है ना। आप 4 रोटी खाते हो ना दिन में, 4 ही खाना है, पर एक खाना है 11 बजे, दूसरा खाना है 3 बजे, ठीक है ना। 2 रोटी यहाँ पर खाओ 11 बजे, 2 रोटी खाओ 3 बजे। 11 बजे खाओगे तो आपका दिमाग आपको नहीं बोलेगा कि दोपहर हो गया सोते हैं, नहीं बोलता ना 11 बजे, दिमाग 2 बजे ही बोलता है कि अब तो सोने का समय है। ट्रेनिंग वैसी हुई उसकी ट्रेनिंग को बिगाड़ दो। आप 11 बजे खाना खा लो, तो 2 बजे, अब 2 बजे आप खाना नहीं खा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हैं, या कुछ तो मेरे साथ गलत कर दिया इसने, तो आप पढ़ते हुए आगे निकल गए हो। जब 3 बजे आप 2 रोटी खाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका नींद भी गायब हो चुका होगा, आपका दिमाग नए सेटअप में आ गया होगा। तो आपको उसको धीरे धीरे करके ऐसे चीट करना अपने दिमाग के साथ, उसको बताते रहना है कि भाई अब तू हमसे ज़्यादा क्या नहीं है, चालाक नहीं है, ठीक है ना। माइंड को अपना गुलाम बनाओ, उसका गुलाम नहीं बनना है। माइंड का गुलाम बनोगे डेफिनेटली क्या होगा, सोते रह जाओगे। तो पहले उसको कन्फ्यूज़ करो
पढ़ाई के लिए नहीं, बाकी चीज़ के लिए कंफ्यूज करके रखो, पढ़ाई के लिए कंफ्यूज करके रखो, ठीक है। तो बाकी चीज़ के लिए सबसे पहले क्या करना है, मील ब्रेक करके माइंड को कंफ्यूज करो, इसका चैनलाइजेशन बिगाड़ो। दूसरा ये याद रखो कि 11 फरवरी को सुबह 10 बजे एक पेपर देना है, और दूसरा पेपर कितने बजे देना है, 3 बजे ही होता है, ठीक है। तो इस क्लॉक पे अपने सर्काडियन रिदम, जो आपका क्या होगा 24 घंटे की साइकिल होती है, उसको सेट करो कि आपका माइंड 12 से लेकर 10 से लेकर 12 सबसे अधिक एक्टिव होता है, और दूसरा एक्टिव होता है आपका माइंड 3 से 5 के पास। अब मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा एक्टिव चाहिए आज की डेट में, तो ठीक है। तो आपका ये 2 टाइम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप ना तो झपकी मारते हो ना तो नींद होती है, आप इस टाइम पे एक्टिव रहते हो। अब इसको आप प्लान करो, कैसे करोगे उसको, प्लान ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। फ्रूट पैटर्न भी सुन लो, ठीक है, बता ही देता हूँ, खाने को भी सुधार कर लो, ठीक है ना। पहली बात तो नो टू फास्ट फूड, इसको छोड़ दो 1 महीने के लिए, अवॉइड इट, ठीक है ना। हाँ, गुपचुप खाने का मन करता है, फास्ट फूड नहीं है वो वो फास्ट फूड कहाँ है यार, पेट साफ करने के लिए, ठीक है गुपचुप उसी लिए तो बना हुआ है, और क्या है वो इंडियन फास्ट फूड, उसको खा सकते हो, ठीक है, पर उसका भी एक लिमिट होगा, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं, भैया 30 का खिला दो ये नहीं, ठीक है। गुपचुप फास्ट फूड में नहीं आता है, उसको खा सकते हैं। बाकी जंक है, ठीक है ना, तो जंक को एकदम अवॉइड कर दो। जितना आप जंक को अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। खाना क्या है, फ्रूट्स। द बेस्ट फ्रूट्स इन दिस सीजन इज ऑरेंज। ऑरेंज क्या करता है, रिजुविनेट करता है, माइंड को अच्छा कर देता है, रिलैक्स कर देता है, तो ऑरेंज खाना चालू करो, ठीक है ना। ऑरेंज खाओ या कुछ भी फ्रूट्स खाओ, तो एक टाइम बना लो, फ्रूट्स, कुकुम्बर, ये सब जो है ना, गाजर वाजर, खीरा ककड़ी, वो खाना चालू कर दो। सर टेस्ट नहीं आता नहीं बोलना है ये आपके लिए देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैनेज करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि चल भाई छोले भटूरे खाए और खा के सो रहे हैं, शाम को डरे बाप रे आज का दिन तो गया, छोले भटूरे में निकल गया आज का दिन, ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत एक्टिव रहना है। दूसरी बात तो ये देखना कि इसको ऐड करो अपने खाने में। दूसरी बात, स्लीप साइकिल, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप्स, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। रात को आप 3 बजे तक पढ़ रहे हो, ये बोल कर कि मैं पढ़ता हूँ रात को, और आपको ये पहले से बता दूं कि 1 से 3 आपने पढ़ा वो आपको याद नहीं हुआ है, क्योंकि आप क्या कहते रात तक तो जग रहे थे, एफिशिएंसी तो खत्म हो गई थी 11 साढ़े 11 बजे, आप खींच रहे थे, उसका आप सिर्फ खींच रहे हो, सब्जेक्ट को पलटा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली अगले मॉर्निंग आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो या तो फिर आप छोटे छोटे नैप लेके पढ़ाई करो, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 11 बजे नैप लेने, सुबह ही हुआ 6 बजा, आज नैप लंबा हो गया है ये नहीं होना चाहिए। माइंड जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और आज से बना लो हैबिट की यू विल स्लीप फॉर 7 आवर्स, 7 घंटे सोना है, मतलब सोना है, ठीक है। और सोओगे तब जब, जैसा सपोज करो 11 बजे आपको सोने का टाइम बना, तो आपको 10 बजे पढ़ना बंद करना पड़ेगा, माइंड में चलते रहता है नहीं तो चीज़, तो माइंड को पहले शांत भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 11 बजे एकदम किताब बंद ये नहीं होगा, मर नहीं जाओगे, ठीक है। वो दिमाग में चलेगा, और वो अभी स्ट्राइक कम कर रहा होगा, पेपर वाला हफ्ता आने दो, एग्ज़ाम वाला वीक आने दो, जो स्ट्राइक करेगा ना दिमाग में, रात को 5 बजे तक कर रहा होगा स्ट्राइक, अशोक कहीं ना आ जाए उठ के अशोक देख रहे हैं, आज तो धम्मा पूरा पढ़ के जाऊँगा, है ना, धम्मा पढ़ने के लिए उठ गया रात को 3 बजे, फिर एक खराटा मारे, फिर कुछ और याद आया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वही उसी दिन सबसे गंदा क्या होता है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे नींद आता है या 5 बजे, और फिर आपको 7 बजे एक अननोन अलार्म उठाता है, उस दिन जरूर बजता है वो कहीं से भी बजे, तो आप 7 बजे तो अचानक से उठोगे, अब आँख ला लीजिए, फिर आप अपने आप को मोटिवेशन दे रहे हो, हाँ सो लिया हूँ, काफ़ी सो लिया हूँ, काम करेगा ये, आप अपने आप को बोल रहे हो, पर आप जिस दिन ये बोल के जा रहे हो कि ये काम करेगा, मतलब आप खुद में कॉन्शियस नहीं हो, या डेस्टिन टू फेल, आपने अपनी डेस्टिनी लिख दी पिछले रात नहीं सोकर कि आप फेल होने वाले हो आज, अगर आप सो गए होते तो आप पास हो जाते। जस्ट बिलीव ऑन वन थिंग, एक चीज़ को लिख लेना आपने उसमें, आई हैव डन इनफ प्रिपरेशन, इस चीज़ को लिख के ना चिपका देना, और ये चीज़ अपने आप को बता देना एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कि आई हैव डन इनफ प्रिपरेशन। 1 साल पढ़ा है मैंने, पिछले 6 महीने से मैंने बहुत मेहनत किया है, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरी प्रिपरेशन हो गई है। लास्ट के 1 घंटे में अगर एक क्वेश्चन देख के चले जाऊंगा, वो मेरे प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं है, बनना होगा तो ये वैसे भी बन जाएगा,
ये चीज़ अपने आप को ना बोल देना कि आई हैव डन इनफ प्रिपरेशन, लिख लेना। अभी से आज ही मत लिख देना, उधर आज ही से लिख के रख के बैठ गए हैं, ठीक है ना। उस समय कर लेना, लेकिन एक टाइम बना लो, उस समय पे उसको चिपका के रखें। और ध्यान देना ही मत कि आपने क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कौन क्या बात कर रहा है। पूरे बुक को एकदम एक झोला उसमें बोरा और बांध के फेंक देना नदी में जाके लेके, लेकिन देखना मत उसके तरफ। एक टाइम बना लेना। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं 3 दिन पहले छोड़ देता था। एग्ज़ाम से जस्ट 3 दिन पहले शाम जो भी होता था मैं रख देता था, हो गया। साल भर पढ़े हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, फैक्ट जितना याद है पेपर में आएगा, मैं याद तो कर लूँगा। वो जो लाइन लिखा होगा पेपर में वो मैं पढ़ के तो आया हूँगा। ये तो हुआ ही होगा ना, एक बार तो आपकी आंखों के सामने से गुजरा है वो चीज़। और अगर ऐसा चीज़ कोई आ गया पेपर में जो मेरे आंखों के सामने से नहीं गुजरा है, वो मतलब किसी से नहीं बन रहा है। ये कॉन्फिडेंस तो मैं लेके जाता था, क्योंकि मैंने साल भर इतनी ईमानदारी से पढ़ाई की, ठीक है ना। हाँ, आने के बाद 2 लोग बताते थे ये वाला नहीं बनाया, ये तो आसान था। अच्छा, मैं तो सोचा किसी से नहीं बना होगा, ऐसे भी मिलते थे। लेकिन वो ग्रज नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बची थी इससे उससे हम अपने एग्ज़ाम को निकाल लेते थे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें एकदम से ध्यान रखना है कि साल भर पढ़े हो। स्पेसिफिकली वो लोग जो साल भर क्लास किए हैं ये साल, वो आप सबसे फ्रेश हो। आपको पता भी नहीं कि एग्जाम में जाओगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, आप सॉल्व करने से पहले आपको आवाज़ भी आ रहा होगा पीछे से क्लासरूम का कि ये वाला मत कर, ये वाला कर, बताया हूँ, ठीक है ना। वो तो एकदम वो आवाज़ रहेगा आपके टीचर का, जो भी आपका टीचर है, ठीक है ना। आप जहाँ जहाँ पढ़े हो वो होना चाहिए। मेरा तो पक्का रहेगा जो मेरे से पढ़ा है कि इस वाले को मत मार, इसको मार, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो आवाज़ का साथ लेना, ठीक है ना। इस साल तक तो रहेगा कम से कम, अगले साल फिर धीरे धीरे मेमोरी से फेड होगा, पर इस साल डेफिनेटली वो वॉइस आपका हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको बचा के रखना है। टेस्ट पेपर्स में देखो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होंगी आपसे, जब आप आके उसको रेक्टिफाई की होगी तो वही क्वेश्चन सेम आएगा उसी नेचर पे, उन गलतियों को पकड़ना है वहाँ पर। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें सीखे हैं वो सबको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो सारी चीज़ को भी रिकॉल करना होगा। एक शीट में जाके लिख लेना है कि सिली मिस्टेक नहीं करना है, उसके 4 कारण होते हैं। बताया गया था कि क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, नॉट वर्ड को अंडरलाइन करना है, इनकरेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है, बबल फिलिंग में गलती नहीं करना है, रात को सो के जाना है अच्छे से। ये सब जितने बातें बताया ना, ये सबको रखो दिमाग में। और नहीं दियो तो भी अभी समय है, एटलीस्ट 30 डेज, जो 21 दिन बचे हैं। 21 डेज़ में बहुत कुछ चीज़ बदल जाएगा। तो आप जाकर सिर्फ अपने एफर्ट्स को काउंट करो। अब ये चीज़ काउंट नहीं करना कि यार अगले साल शुरू से पढ़ूंगा। एक आध के मन में तो आ ही गया होगा, अगले साल मैं शुरू से पढ़ूंगा पहले दिन से, क्योंकि अगले साल के बाद वाले साल भी सेम डे, आज ही के दिन मैं यही लाइन बोल रहा हूँ और आप फिर बोल रहे हो कि अंदर से अगले साल शुरू से पढ़ूंगा। क्योंकि वो लोग होते नहीं, वैसे लोग कभी भी पास नहीं होते जो अपने मन में ये बोलते हैं कि अगले साल शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस साल आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। मेरे वर्ड्स को रखो अपने साथ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। और इस वर्ड को कैरी करो अपने साथ कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। रही बात जितना पढ़ लिए, पेपर बन चुका है CGPSC का, ठीक है। तो अब नो मोर करंट अफेयर्स, एड ऑन सब खत्म करो। अब सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ लिए उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो।